So guys, this is the newspaper of पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग टेरर रिटर्न्स टू क्वेटा। अब क्वेटा में क्या हुआ? क्वेटा मतलब इज अ मेजर सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। तो अब ये मतलब बलूचिस्तान को पाकिस्तान रेस्टिव एरिया भी कहा जाता है। यू कैन से पाकिस्तान रेस्टिव प्रोविंस। उसका मतलब है कि मतलब बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। तो उनके जो कादरी साहब हैं, दे वांटेड काइंड ऑफ असाइलम इन इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान इज़ लाइक 40% एरिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो इट्स अ बिग पार्ट। सो रिसेंटली क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पे अटैक हुआ, ठीक है, जहाँ पे 73 पीपल वर किल्ड। तो IS इस्लामिक स्टेट क्लेमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने किया है, इस्लामिक स्टेट ने किया, ठीक है। तो लास्ट टाइम में एक अटैक स्कूल पे भी हुआ था। तो अब क्या है कि IS ने जो लोकल टेरर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के, उनसे कनेक्ट करके, उनसे लिंकेज बना के, उन जो पाकिस्तान में उनके सिंपैथाइजर्स हैं IS के, उनको यूज़ करके दे हैव अटैक्ड पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो एक्चुअली अब क्या है कि चाइना पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, दैट इज़ फ्रॉम जिंजियांग प्रोविंस चाइना टू ग्वादर पोर्ट एंड दिस वन बलूचिस्तान। तो अब इकोनॉमिक कॉरिडोर में अराउंड $30 बिलियन प्लस, ठीक है, इतने पैसे लगे हैं भाई चाइना के। तो जब भी कोई इशू होता है, टेरर अटैक होता है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा वरी चाइना को होती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली उरी अटैक हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो जब इंडिया ने उसे इंटरनेशनलाइज करना चाहा, ठीक है, पूरे अटैक के बारे में, गिलगिट बाल्तिस्तान एरिया है जो, या बलूचिस्तान है, ठीक है, और बलूचिस्तान को फ्रीडम चाहिए पाकिस्तान से, जब ये चीज़ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जब ये चीज़ इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की इंडिया ने, तो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को वरी हुआ, बिकॉज उनका एक प्रॉपर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC कहते हैं जिसे, ठीक है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी इन होल एरिया दैट इज साउथ एशिया इज रिक्वायर्ड, बेसिकली वेयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है इस आर्टिकल का। और इससे पहला आर्टिकल है दैट इज रनिंग टू स्टैंड स्टिल। इसमें बेसिकली क्या है कि दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो 2017 रिपोर्ट आई है, 2017 रिपोर्ट सॉरी, जो आई है वर्ल्ड बैंक की। ये एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग क्या है, कितना आसान है बिजनेस करना हर एक कंट्री में। तो उसके बेस पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे ये रैंकिंग की जाती है। तो बेसिकली इंडिया का क्या टारगेट है? इंडिया का टारगेट है कि टॉप 50 रैंक्स में आना, ठीक है। और प्रीवियस हमारा जो रैंक था दैट वाज 131, सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। और जो इस बार की रिपोर्ट आई है उसमें हमने एक स्टेप प्रमोट हुए हम, दैट इज़ 130। मतलब दैट इज़ वेरी मार्जिनलाइज्ड इम्प्रूवमेंट, बट देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, राइट। और कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्होंने इम्प्रूव किया? जैसे पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह इम्प्रूव किया। कीनिया है, इंडोनेशिया है, सर्बिया है, इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया, ठीक है। दे हैव इम्प्रूव्ड देयर रैंकिंग। बट बेसिकली देखो, रैंकिंग रिलेटिव होती है, ठीक है, कि अगर अदर कंट्रीज हैं जो हमें आउट परफॉर्म कर रही हैं तो हम फॉल बिहाइंड नहीं है, ठीक है, हम पीछे रह रहे हैं। तो वी नीड टू वर्क आउट कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए। जैसे कि हमने अब सिंगल विंडो क्लियरेंस लेके आ रहे थे हम फॉर बिजनेसेस, ठीक है, कि बहुत जो लंबे प्रोसीजर्स होते हैं उनको कम कर दिया जाए, एक ही जगह से सारे प्रोसीजर सॉल्व आउट हो जाए। कंप्यूटराइजेशन, ई गवर्नेंस, तो ये चीज़ें हैं जो ये फैसिलिटेट करेंगी इस चीज़ों को। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे की जा सकती है?
तो जो भी बॉटलनेक्स हैं वो हटाने पड़ेंगे। अब कौन कौन से बॉटलनेक्स हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है इंडिया में, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आगे एनपीए से भी रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। उससे पहले देखो लैंड एक्विजिशन का इशू है इंडिया में। देखो बिल पास नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल नहीं पास हुआ, ठीक है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू भी आ जाता है कि लैंड कैसे एक्वायर करते हैं, जैसे टाटा नैनो का केस है। लॉज में ईजिंग चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर्स। तो लीगल प्रोसीजर्स है हमारे, डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म है वो स्ट्रिंजेंट है, ठीक है, और केसेस पेंडिंग ही रहते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स हैं जैसे रेड टेपिज्म है, ठीक है, इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। तो ये बॉटलनेक्स हटाने पड़ेंगे कि बिजनेस आसान हो सके इंडिया में। अब जो इंडिया की जो एक रैंक इम्प्रूव हुई है, तो वो किन किन चीज़ों के बेस पे इम्प्रूव किया, हमने पिछले सालों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की है, इस गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो जो टैक्स पेमेंट्स हैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन में हुआ है, ठीक है, हमने एफटीएज की, फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड फैसिलिटेशन में सिग्नेटरी हैं हम, ठीक है, फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन ट्रेड, जो हम ई कॉमर्स करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो इसमें हमने फैसिलिटेशन और स्टार्टअप्स लेके हैं। स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। और अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फास्ट मिलने लगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, ठीक है। पहले इंडिया में 138 डेज में नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलता था, एवरेज डे इतना टाइम लगता था। नाउ दे आर सेइंग दैट विल गिव यू, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट न्यू कनेक्शन विल बी इशूड इन मैक्सिमम 45 डेज। एवरी प्रोसीजर विल बी सेटल्ड फॉर अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। और एक और अच्छी बात हुई है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि देखो हर एक बिजनेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट वेरी नेसेसरी, मतलब वेरी मच नेसेसरी है। उसके क्लॉज बाय क्लॉज जो भी चीज़ें वैसे ही होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो डिस्प्यूट हो जाएगा। और फिर डिस्प्यूट या तो वो खुद सॉल्व करेंगे, और या आर्बिट्रेटर हायर करेंगे, काउंसलर हायर करेंगे, या फिर वो सीधा कोर्ट में जाएंगे, जुडिशियल कोर्ट्स में, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स में जाएंगे। तो वहाँ पे तो फिर लिंगर ऑन ही होगा। तो इसलिए मतलब एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज वेरी मच नेसेसरी तो फॉर सस्टेनिंग बिजनेसेस। तो ये चीज़ें हमने जो की हैं इसके बेस पे हमने इम्प्रूव किया। अब एक और चीज़ है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर, उसको हमने स्ट्रेंथन किया इस बार, क्योंकि हम कमर्शियल कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमर्शियल कोर्ट्स लेके आया है, ठीक है, न्यू सेटअप ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स। अब कुछ जो बॉटलनेक्स हैं अभी भी पेंडिंग है सॉरी, कि जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रेजिम है। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रेजिम होता क्या है कि सपोज करो आज एक लॉ बना दिया, लेकिन उस लॉ की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पिछले किसी साल में इम्प्लीमेंट कर दी, कि जैसे आज 27 अक्टूबर है, आज हमने एक लॉ बना दिया और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें मतलब कि उस लॉ के अंडर, सपोज करो एक लॉ पहले ही बना हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स बिल है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ चेंज कर दी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के जो उस क्लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1962 से है। तो जो भी 1962 से आज तक किसी कंपनी ने उस लॉ के अंडर कोई मतलब काम किया होगा तो उसके खिलाफ मतलब कोई भी इंक्वायरी की जा सकती है, और वो प्योरली लीगल है, जो कि पहले उन्होंने की होगी, उस कंपनी ने की होगी। तो मतलब ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है कि मतलब लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना। तो ये इंडिया में प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है। अब एक और इशू है जैसे एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस प्रोसेसेस, कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। रेगुलेशंस इज नेसेसरी, ठीक है, कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, बट एक्सेसिव इंटरफेरेंस हर चीज़ में गवर्नमेंट की, मतलब फिर तो बिजनेसेस अपने हिसाब से, अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑटोनॉमी इज नेसेसरी अप टू अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन, कि लैंड जो एक्वायर करते हैं, जैसे अब बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है,
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ट्रिपल पी मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर, ठीक है। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब दीज आर द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो ये मॉडल इम्प्लीमेंट करने में क्या है कि पहले ही गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके देती है न्यू प्रोजेक्ट सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ गुड स्टेप अगर अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो तो, लेकिन स्टिल देयर इज अ बॉटलनेक फॉर लैंड एक्विजिशन। और अगर आपने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो तो उसमें क्या था, मतलब एक पूरा चैप्टर है चक्कर व्यू चैलेंज का, उसमें क्या है कि इंडिया में आफ्टर 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें लाइसेंसिंग तो हट गई कि हमें पहले हर एक बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, उसमें रेड टेपिज्म होता था, मतलब लंबे प्रोसीजर्स होते थे, 2-3 साल लग जाते थे नए सेटअप बिजनेस को सेटअप करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि वो लाइसेंसिंग तो हट गई, इंस्पेक्टर राज तो खत्म हो गया ये कहा जाता है। तो बिजनेस सेटअप करना तो आसान हो गया, लेकिन बिजनेस सपोज सेटअप कर लिया, 6 महीने चलाया, 2 साल चलाया, और उसके बाद बिजनेस से आउटपुट नहीं आ रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो व्हाट विल हैपन इज, तो उस बिजनेस को बंद करने में बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि उसमें 2 सालों में उसमें कुछ लेबर भी काम करेगी, कितनी लेबर होनी चाहिए, ठीक है, जैसे 100 एम्प्लॉयज़ की लेबर होती है, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, तो ये लॉज लगेंगे, अगर 50 बंदे हैं तो ये लॉज लगेंगे। तो लेबर लॉज हर एक के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, लेबर को ले ऑफ करना, ठीक है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो लेबर लॉज इंडिया में बहुत रिजिड है। और दूसरा देखो, एक जो बिजनेस है सिंगल बिजनेस सिंगल ही डिपार्टमेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करते हैं, ठीक है। तो हर एक लेवल से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कि अब हम सिस्टम बंद, अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो वो भी बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। उसमें तो बहुत घाटा हो जाता है, मतलब इतने में तो बिजनेस इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं की होती जितना बिजनेस को मतलब नॉन प्रॉफिट मतलब लॉस में चले जाते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज एन इशू इन इंडिया। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं, अब जैसे हम मेक इन इंडिया लेके आ रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन चाहिए, हमें एज एन इंडिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना हमने कि सारी एफडीआई हमारे यहाँ आए। तो इसको बनाने के लिए जो मेजर रिफॉर्म्स हैं, द वर्ल्ड वेट्स फॉर अस फॉर दिस थिंग, दैट इज फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड सेकेंड इज बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बिल। जीएसटी आ गया, मतलब कि सिंगल काइंड ऑफ टैक्स रजीम होगी, लेकिन अभी भी उसमें इश्यूज चल रहे हैं कि 4 ब्रैकेट होंगे, ठीक है, मतलब कौन मॉनिटर करेगा, स्टेट्स मॉनिटर करेंगे, कि सेंटर मॉनिटर करेगा, यूनिटरी और फेडरल का इशू चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे वो सेटल होगा, होपफुली अप्रैल 2017 तक जीएसटी प्रॉपर बिल पास हो जाए, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल, जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा देन देयर विल बी, मतलब एग्जिट प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी कि अगर कोई भी फर्म है जो वो बैंकरप्ट होने की कगार पे है और वो कहते हैं कि वी विल बी गोइंग टू बी बैंकरप्ट, ठीक है, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए अगर उसकी वायबिलिटी गैप फंडिंग करके, अगर उसकी वायबिलिटी है कि वो चलेगा, अदरवाइज उसे मतलब बंद करने में अगर भलाई है तो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आर्टिकल एंड दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर अटैच्ड टू दिस आर्टिकल, ठीक है। तो हमने ये ध्यान में रखना है। सो ये आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।